हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करें अपनी वीडियो सीरीज जहां हम डिस्कस करेंगे हिडन जेम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज अ वेरी मच लव्ड वीडियो सीरीज जो आपको ऑलरेडी बहुत हेल्प कर रही है बिजनेस स्टडीज के लिए। बिजनेस स्टडीज में अगर आपने कीवर्ड से रिलेटेड वीडियोस नहीं कवर किए हैं तो आई हाईली रेकमेंड कि आप उन्हें जरूर कवर कर लेना। आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, एंड वी आर कवरिंग द वेरी फर्स्ट चैप्टर हियर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इतना बड़ा चैप्टर पढ़ते पढ़ते, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लर्न करते करते कई बार कुछ छोटी छोटी बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमसे मिस हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो सीरीज हिडन जेम्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ओवरऑल रिविजन ऑफ द चैप्टर के लिए भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर। सो ब्रिटिश रूल के समय कुछ लोगों ने कोशिश की एस्टिमेट करने की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। उसमें से जो नोटेबल एस्टिमेटर्स हैं वो है दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिराज, आरसी देसाई। और इनमें से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन माना गया है वीके राव का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज के लिए, अच्छे से कर लीजिए। देन this type of question can be asked in assertion reason type of a question। तो ये सेंटेंस आपकी बुक में गिवन है एनसीईआरटी में। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the interest of their home country rather than with the development of the Indian economy। Now ये एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है which is important, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। देन ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री पे रहा फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries, दैट इज 200 years। और फिर फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिली ऑन 15 अगस्त 1947। ये सबको पता है। ऑलराइट, उसके बाद मलमल खास और मलमल शाही, ये एक तरह का क्लॉथ होता है, फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मसलिन, जो उस समय में रॉयल्टी और रिच लोग, नवाब, प्रिंस, ये सब पहनते थे। सो दिस इज द पिक्चर शोइंग मलमल खास और मलमल शाही। एक फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर, जब वो इंडिया आए स्पेशली बंगाल में, तो उन्होंने कहा बंगाल तो इजिप्ट से भी ज्यादा रिच है। और आपको पता है इजिप्ट की कितनी ज्यादा रिच हिस्ट्री है। सो उस समय भी उन्होंने कहा बंगाल तो इजिप्ट से भी ज्यादा रिच है। तभी तो हम कहते हैं ना कि हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। Then Tisco was incorporated in the year 1907, Tata Iron and Steel Company। इसे भी याद रखेंगे। The primary motive of the colonial government behind the policy of systematically deindustrializing India was twofold। पहले तो ये नाम लर्न करो, systematic deindustrialization policy जो उन्होंने अडॉप्ट की ब्रिटिशर्स ने, उसका जो मोटिव था वो twofold था, मतलब 2 मोटिव थे। एक तो इंडिया का स्टेटस बना देना एज अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, जो उन्हें वहां चाहिए था क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था ब्रिटेन में। सो इंडिया को एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना देना, एंड टू यूज इंडिया एज अ मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन देयर इंडस्ट्रीज। और वो इंडिया में अपने गुड्स बेच रहे थे, वो भी एट अ हायर प्राइस। सो 2 मोटिव हैं सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के। उसके बाद during the first half of the 20th century, growth of aggregate real output was less than 2%। ये आप लर्न कर सकते हैं तो अच्छी बात। and the growth in per capita output was meager, only 0.5%। then Suez Canal ओपन हुआ था 1869 में, जो एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जिससे इंडिया और ब्रिटेन के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, टाइम अब कम लगता था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो गई। सुएज कैनाल के खुलने के बाद ब्रिटिशर्स का कंट्रोल और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और आपको पता है सुएज कैनाल इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री एक्चुअली? इजिप्ट, राइट। देन particularly under the zamindari system which was implemented in the then dash comprising parts of the India's present day eastern states, the profit accruing out of the agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivators। तो जमींदारी सिस्टम जो ज्यादा पॉपुलर था उस समय के
डैश में जो आज के ईस्टर्न स्टेट्स हैं बेसिकली, सो दिस इज बंगाल प्रेसिडेंसी। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, बंगाल प्रेसिडेंसी। ऑल राइट, मूविंग ऑन देन। उसके बाद पहला सेंसस हुआ था इंडिया में 1881 में, और उसके बाद अब हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है एज सच। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वाज एक्चुअली जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट से काफी सरप्लस, काफी पैसा क्रिएट हो रहा था। बट सैडली वो पैसा इंडिया की ग्रोथ के लिए तो यूज नहीं हुआ। इट वाज यूज्ड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस सेट बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, टू फाइट वॉर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो पूरे वर्ल्ड में ही इंपीरियलिज्म के चलते बहुत सारी वॉर्स फाइट कर रहे थे, तो ये पैसा इंडिया के भले के लिए तो यूज नहीं हुआ, ना ही इससे कोई गोल्ड या सिल्वर इंडिया में आया। बट यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वाज जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस which was misused, and then it ultimately led to the drain of Indian wealth. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। हमारी कंट्री में रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 में, बट पहली ट्रेन चली थी 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में, आज का मुंबई बट उस समय बॉम्बे। ऑलराइट, उसके बाद पहला रेलवे ब्रिज बना बॉम्बे और थाने के बीच में 1854 में। सो 53 में पहली ट्रेन चली और 1854 में पहला रेलवे ब्रिज बना। और आज के समय में इंडिया इज प्राउड टू हैव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, द चेनाब ब्रिज, राइट? ओके, इनॉग्रेशन ऑफ द एविएशन सेक्टर इन इंडिया। So 1932 में Tata Airlines was established and which led to the inauguration of the aviation sector in India. ये डेट, ये ईयर आप लर्न कर लेंगे। उसके बाद देखो बहुत सारा डेटा गिवन है एनसीईआरटी में, बट आपको सारा लर्न नहीं करना है। मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपको लर्न करना है एंड जो पॉसिबल है लर्न करना। Then the year of 1921 is called the year of Great Divide. 1921 year of Great Divide. इसके बाद इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इससे पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था। 1921 के बाद पॉपुलेशन बढ़ी ही कंट्री की। इससे पहले पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट जो था वो काफी ज्यादा था, बर्थ रेट भी ज्यादा था। बट इसके बाद डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट ज्यादा था, तो इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी, बट इससे पहले कभी बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी। सो दिस इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देन ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज लेस दैन 16%। इमेजिन कितना ज्यादा कम था ये ब्रिटिश रूल के समय। और फीमेल लिटरेसी तो और भी कम, इट वाज जस्ट 7%। तो ये भी आप लर्न करें। ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16% एंड फीमेल लिटरेसी रेट वाज जस्ट अबाउट 7%. Demographic condition is a dash appraisal of India's demographic profile. So this is quantitative. यहाँ हम quantity की ज्यादा बात करते हैं, quantitative. Birth rate कितना है, death rate कितना है, infant mortality rate कितना है, right? Okay. The percentage of people living in villages and deriving their livelihood from agriculture during the British period in India was 85%. सो 85% लोग विलेजेस में रहते थे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी रोजी रोटी उन्हें एग्रीकल्चर से ही मिलती थी, राइट? सो 85%. उसके बाद फर्स्ट स्टैम्प रिलीज हुई 1852 में और पहली टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट हुई 1853 में। 1853 में और भी कुछ हुआ था, पहली ट्रेन चली थी, राइट? सो 1850 इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, 1852 first stamp, 1853 first telegraph line, also the first train, 1854 the railway bridge. Then ये summary मैंने आपको दी है। causes of stagnation and backwardness of Indian agriculture के अंडर आप ये 4 points बना सकते हैं। NCERT से ही हमने ये points pick किए हैं।
लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ये आपके मेन हेडिंग्स हो गई. इसके अंदर आपको कंटेंट लर्न करना है, ठीक है, रिवाइज करो इसे. Then we have introduction of dash tariff policy by the Britishers led to the decay of Indian handicraft industries. ये लाइन भी आपकी बुक में गिवन है. Discriminatory tariff policy, वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे ब्रिटिशर्स. कैसे? अगर इंडिया से कोई रॉ मटेरियल जा रहा है ब्रिटेन में तो उस पे तो कोई टैक्सेस नहीं लगाते थे, बट अगर हैंडीक्राफ्ट्स जा रहे हैं इंडिया से बाहर, एक्सपोर्ट हो रहा है उनका, तो उस पे इतने हैवी ड्यूटीज लगा देते थे कि वो बाहर जाके इतना महंगा हो जाता था कि वो अट्रैक्टिव ही नहीं रहता था. सो दिस वाज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. उनको अपने फायदे के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था उस पे कोई टैक्सेस ड्यूटीज नहीं लगाई, बट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जब एक्सपोर्ट होते थे तो उस पे हैवी ड्यूटीज लगा दी, जिससे वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में डिस्करेज हो गए. Which source of communication remain inadequate all throughout? ये भी आपका MCQs में पूछ सकते हैं. So that is postal services. ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं हुई. पोस्टल सर्विसेज. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज डैश ईयर्स. नाउ देखो, कई जगह लिखा है 32 ईयर्स, कई जगह लिखा है 44 ईयर्स. एक्चुअली दोनों ही सही है, क्योंकि ब्रिटिश रूल इतने लंबे समय के लिए चला, तो एग्जैक्टली कब का बता रहे हैं ये हमें नहीं बताया हुआ है, right? But we will go by the latest NCERT. So in the latest NCERT we have 32 years as the life expectancy during the British rule. And in contrast अभी जो present है that is 69 years, right? So बहुत ज्यादा difference है. Occupational structure, the state of occupational structure on the eve of independence भी आप prepare करके जाएंगे. 70 to 75% of the workforce was in the agricultural sector, 10% in the manufacturing sector, and 15 to 20% in the service sector, right? All right. Then we have demographic conditions during the British rule. ये भी एक important topic है, आपको पूरा prepare करके जाना. The main headings are high birth rate, high death rate. Infant mortality rate उस समय था 218 infants की death हो रही थी per 1000 live births, और अभी ये है 33 infants की death हो रही है per 1000 live births. लिटरेसी रेट मैंने आपको बता दिया 16%, ओवरऑल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट ओनली 7% था. लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय 32 इयर्स थी और प्रेजेंट में 69 इयर्स है. हेल्थ फैसिलिटीज की स्टेट बहुत ही पुअर थी और पॉवर्टी वाज वाइड स्प्रेड. ठीक है, तो ये आपके मेन पॉइंट्स है. Then the real motive behind the development was not to provide basic amenities to the people, but to subserve the various dash. अगर ऐसा कुछ MCQ में आ गया, to subserve the various colonial interests. अपने फायदे के लिए वो अगर कुछ डेवलपमेंट कर भी रहे थे तो अपने फायदे के लिए, जैसे रेलवेज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. Not to provide any facility to our people, right? Then the infant mortality rate was about 218 per 1000 live births compared to the present 33. ये आप learn कर लेंगे, ठीक है? This is easy. Then distribution of working persons across different industries and sectors. इसके लिए एक term use होती है जो अभी हमने देखी भी थी कि कितने लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग. So that is occupational structure. Occupational structure. All right. Then, what was the percentage of people living in villages and deriving their livelihood from agriculture? अभी हमने डिस्कस किया था 85%. Drain of Indian wealth पे आप एक नोट प्रिपेयर करके जाएं जो फॉरेन ट्रेड वाले टॉपिक के अंडर है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एक्सपोर्ट से लार्ज सरप्लस तो जनरेट होता था बट उसका मिसयूज किया जाता था. Right. Then we have the cotton textile mills, mainly dominated by Indians, were located in the western part of the country, namely Maharashtra and Gujarat. तो ये इंडस्ट्री का जो स्टेट था उस समय, उसके अंडर ये पॉइंट है. तभी आज भी हम देखते हैं जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है, इवन टुडे दे आर मेनली लोकेटेड इन दिस एरिया, महाराष्ट्र एंड गुजरात. While the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal. ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें. Then रेलवेज ने कैसे हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया?
ये भी अच्छा पॉइंट है। टू इंपॉर्टेंट वेज इन विच रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पहला, इससे लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना इजी हो गया, तो कल्चरल बैरियर्स ब्रेक हो गए। तो आपका जो चैप्टर है इंडिगो इंग्लिश में, उसमें भी आप पढ़ते हो कैसे महात्मा गांधी जी ने रेलवेज की मदद से ट्रैवल किया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दे हेल्प्ड द पुअर टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द पेजेंट्स, राइट। तो उससे भी हमें पता लगता है कि पीपल कुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, इससे जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर खत्म हो गया। देन द सेकेंड पॉइंट इज कि रेलवेज की वजह से कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हो पाया, जिसको हम नेगेटिव पॉइंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि इससे हमारी विलेज इकोनॉमीज की सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो द कैश क्रॉप्स। बट यस, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हो पाया बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। Right, so these were the important points. Now this is the summary of the chapter. Actually इस पूरे chapter में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है. There are 6 broad headings. State of agriculture on the eve of independence, state of industrial sector on the eve of independence, state of foreign trade on the eve of independence, state of occupational structure on the eve of independence, state of infrastructure on the eve of independence, and demographic conditions during the British rule. सो एक बार क्विकली देख लेते हैं सारे पॉइंट्स। एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी, लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, सब डिविजन्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स और कॉजेज ऑफ स्टेग्नेशन अभी हमने देखे थे। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपनी डिस्कशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स में इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, देन लो प्राइस्ड मशीन मेड गुड्स, चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फॉल इन एनकरेजमेंट टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री में लोप-साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी, lower contribution to GDP and limited area of operation of the public sector. Foreign trade में इंडिया का स्टेटस हो गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, मोनोपोली कंट्रोल बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड वाज विद ब्रिटेन, मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कहेंगे प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, रीजनल वेरिएशन, जिसमें वो अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वाला और जूट मिल्स वाला। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, रोड्स के बारे में बात करेंगे, रेलवेज, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में पोस्ट एंड टेलीग्राफ। और डेमोग्राफिक कंडीशंस अभी हमने देखी थी, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, infant mortality rate, life expectancy or literacy rate, right? So this was the summary of the whole chapter. I hope this video helped you. And if it did, please like the video. अभी सभी chapters के hidden gems आपको मिल जाएंगे. Make sure to follow the series religiously because this is going to help you a lot.